हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के ज्योग्राफी का 4th चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर 4th चैप्टर है और इसमें आपकी ज्योग्राफी का जो 2 चैप्टर है, सेकंड और थर्ड, वो डिलीटेड है। इसलिए हम आपको 4th चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताते हैं। भारत एक एग्रीकल्चरल देश है, आपको पता है। यानी भारत के 70% पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है और 70% में से लगभग 70% का 80% जो पॉपुलेशन है वो देहात के लोग हैं, रूरल एरिया के हैं। आपको समझ में आ गया होगा। और चूंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो इस एग्रीकल्चरल कंट्री में जो चीजें उगाई जाती हैं, जो एग्रीकल्चर में जो चीजें उगाई जाती हैं वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि जो कहीं ना कहीं चीजों किसी न किसी जगहों पे उसका उपयोग होता है, चाहे वो खाने के लिए उपयोग करें। उस गेहूं का उत्पादन अगर रोटी बनाने के लिए होता है तो वही पे और भी चीजों का उपयोग रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल्स के लिए होता है। तो इसमें प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में हो गया। और ये जो फूड ग्रेन्स के साथ साथ हमारे देश में कमर्शियल क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं। हम लोग भारत में जो किसान हैं वो फूड ग्रेन्स तो उगाते हैं और उसके साथ साथ वो रॉ मटेरियल्स का भी उत्पादन करते हैं, वो कमर्शियल क्रॉप्स का भी उत्पादन करते हैं। और रॉ मटेरियल्स कहीं से ना कहीं से जो इंडस्ट्रीज हैं वो उसके लिए रॉ मटेरियल्स का काम करती हैं। आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के अलग अलग टाइप्स हैं। ये टाइप्स क्या है? जैसे हमने देखा कि ओल्ड एज से, मतलब शुरू से ही, पुराने समय से भारत में आर्थिक क्षेत्रों पर निर्भर के साथ साथ वो फार्मिंग के ऊपर लोग निर्भर रहे हैं। मतलब कि लोग जो फार्मर्स हैं वो फार्मिंग के ऊपर निर्भर रहे हैं। यानी फार्मिंग करना भारत का एक मुख्य पेशा रहा है। उसमें ये पुराने समय से चलता आ रहा है भारत में। और पुराने समय के साथ साथ जो लोग हैं वो फिजिकल एनवायरनमेंट पे, भारत के जो किसान फार्मिंग है वो फिजिकल एनवायरनमेंट पे निर्भर करता है। फिजिकल एनवायरनमेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पे भी इसकी निर्भरता है। मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, शुरू में पहले टेक्नोलॉजी कैसा था, आधुनिक समय में टेक्नोलॉजी कैसा है। पहले पुराने तरीके से खेती की जाती थी, आज नए तरीके से खेती की जाती है। तो ये सब बदलाव अक्सर देखने को मिला है, अपने भारत में होता रहा है। उसके बाद से सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस है। अब समाज में कल्चरल के आधार पर हमारी जो कल्चर है, हमारा जो समाज है, उसके आधार पर भी हम भिन्न भिन्न तरह के अनाज उगाते हैं। हम अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल्स उगाते हैं जो इंडस्ट्री के लिए सुटेबल होता है। तो ये भारत की फार्मिंग है जो हम अलग अलग ढंग से उगाते हैं, जो अपने लिए तो उगाते हैं, अपने खाने के लिए उगाते हैं, उसके साथ साथ हम अन्य कामों के लिए भी उगाते हैं। चाहे बाजार में बेचना हो, चाहे उसे विदेशों में एक्सपोर्ट करना हो, उस सभी कामों के लिए, चाहे वो इंडस्ट्रीज के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए उगाना हो, उस सभी चीज़ों के लिए हम, यानी हमारे भारत के किसान फार्मिंग करते हैं और अनाज उगाते हैं या रॉ मटेरियल्स उगाते हैं। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम देखेंगे सबसे पहले प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव को हिंदी में पुराने तौर तरीके से किया जाने वाला फार्मिंग कहा जाता है। प्रिमिटिव मतलब पुराने तौर तरीका, इसमें पुराने तौर तरीके हैं। अब सब्सिस्टेंस मतलब जीविकोपार्जन, यानी जीविकोपार्जन के लिए किया गया पुराने ढंग से खेती की गई, उसे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। इस पुराने ढंग से की गई फार्मिंग में क्या क्या होता है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, इसके बारे में बता दें आपको हम। इसमें स्मॉल पैच ऑफ लैंड होता है, यानी ये खेती जो होता है, ये फार्मिंग होता है, ये बिल्कुल छोटे से जमीन पे होता है। क्योंकि ये जो खेती होता है, ये जो लोग खेती करते हैं वो ज़्यादा अमीर नहीं होते, वो गरीब होते हैं, उनके पास थोड़ा सा खेत होता है, बिल्कुल स्मॉल पैच ऑफ लैंड होता है और उस स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे ये खेती की जाती है। उसमें पुराने टूल्स का यूज़ किया जाता है, जो पुराने औजार हैं, जैसे कुदाल हो गया, फावड़ा हो गया, हंसुआ खुरपी हो गया, आपने सुना होगा, सिकल हो गया। इन सारी चीज़ों का यूज करके लोग खेती करते हैं। और उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो फैमिली मेंबर्स होते हैं, या नहीं तो जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो उसमें काम करते हैं। उसमें बाहर के लेबर नहीं आते काम करने, क्योंकि वो अपने ही फैमिली के ही फैमिली भर का ही वो अनाज होता है, इसलिए इसमें जो फैमिली मेंबर्स काम करते हैं। और ये पूर्ण रूप से मानसून और नेचर पे आधारित होता है, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो वो खेती नहीं होगा, क्योंकि नेचर से ही उसमें फर्टिलिटी आती है। उसमें अलग से कोई मैन्योर यूज नहीं किया जाता, उसमें मैन्योर यूज किया जाता है। इसमें
काउ जानवरों के जो डंग है उसको यूज किया जाता है, न कि इसमें केमिकल बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। इसमें अलग से पैसे नहीं लगाए जाते इसमें पुराने ढंग से खेती की जाती है और पुराने तौर तरीके को इसमें आजमाया जाता है। इसमें फर्टिलाइजर्स यूज नहीं किया जाता, इसमें मैन्यूर्स यूज किया जाता है। तो इस तरह से खेती होती है और इसका उद्देश्य सिर्फ अपने फैमिली भर का खर्चा चलाने के लिए ये खेती की जाती है। आपको समझ में आया होगा। इसमें दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो स्लेश एंड बॉर्न एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में स्लेश और बॉर्न एग्रीकल्चर भी आता है। आपने इसके बारे में सुना होगा। स्लेश और बॉर्न एग्रीकल्चर क्या होता है? इसमें छोटे से जमीन को पहले के समय में भी और आज भी जो ट्राइबल लोग हुआ करते थे, जो आज भी ट्राइबल लोग हैं, वो पहले के समय में भी एक छोटे से पैच ऑफ लैंड को साफ करके, एक जंगल को या घास के मैदान को साफ करके छोटे से जगह को उसको जलाकर और उस जमीन को खेती के लायक बनाते थे और उस पर अनाज उगाते थे। और वो तब तक अनाज उगाते थे जब तक उसकी फर्टिलिटी बरकरार है। और 1 से 2 सीजन तक खेती करने के बाद जब उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी तो फिर वो वही काम दूसरी जगह पर करते थे। यानी वो अपने उस फार्मिंग को शिफ्ट करके जाकर दूसरी जगह वही सेम काम करते थे। फिर दूसरी जगह जाके वो जमीन को साफ करते थे, जंगलों को साफ करते थे या घास के मैदान को साफ करते थे, फिर वहां खेती करते थे। और जो पुरानी जगह होती थी उसे मानसून पर और नेचर के ऊपर छोड़ देते थे कि फिर से नेचुरल फेनोमेना की वजह से या बारिश की वजह से फिर वहां फर्टिलिटी आएगी। और जब वो नए जगह पर जब उनकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी तो फिर वो पुरानी जगह पर आगे खेती करते थे या आज भी करते हैं। ये स्लेश और बॉर्न एग्रीकल्चर हो गया, इसमें पुराने तरीके से किया जाता है। और स्लेश और एक चीज और बता दें आपको कि स्लेश और बॉर्न एग्रीकल्चर ये लगभग पूरे देशों में होता है, लगभग देशों में होता है और सब देशों में इसका नाम अलग अलग है। आपके बुक्स में ये कुछ नाम अलग दिए हुए हैं, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। जो दूसरा है वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव यानी व्यापक मात्रा में, ज्यादा मात्रा में अनाज को उगाया जाना। ज्यादा मात्रा में अनाज उगाया जाना यानी उस समय उसका जो रूप है वो विस्तृत है, बड़ा है, यानी विस्तृत ढंग से की जाने वाली खेती। इसकी मुख्य विशेषता क्या है देखिए आप लोग। जैसे ये बहुत बड़े एरिया में होता है जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन होता है और पॉपुलेशन का असर वहां की जमीन पर होता है। पॉपुलेशन का जो प्रेशर है उसके उस जमीन पर होता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ही हो गया कि ज्यादा पॉपुलेशन होगा और उस पॉपुलेशन का जो प्रेशर है उस जमीन पे होगा। यानी अगर ज्यादा पॉपुलेशन है और जमीन अगर कम है तो उससे उसी जमीन पर उतना अनाज उगाया जाएगा जो पूरे पॉपुलेशन को सेटिस्फाई कर सके, जो पूरे पॉपुलेशन भर का अनाज हो सके। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में इसमें ज्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर होता है जमीन पर, यानी जमीन पर उतना अनाज उगाया जाता है जो पूरी जनसंख्या को, किसी क्षेत्र या किसी देश की पूरी जनसंख्या को सेटिस्फाई कर सके, उसको फीड कर सके। फिर जो दूसरा पॉइंट है उसी में वो लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को लेबर इंटेंसिव फार्मिंग कहा जाता है। इसमें प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के जैसा फैमिली मेंबर्स नहीं होते, इसमें कम्युनिटी मेंबर्स नहीं होते। इसमें जो लेबर हैं वो बाहर से आते हैं, जो वेजेस के ऊपर काम करते हैं, वेजेस के आधार पर काम करते हैं वो। उसमें लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है ये। इसमें बाहर से लेबर आके काम करते हैं जिनका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट्स है, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाना है। उसके बाद से जो पॉइंट है वो हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बायोकेमिकल्स का यूज किया जाता है, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, नाइट्रोजन यूरिया हो, या जो भी फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं, ये डाई हो या इसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, उन सारे बायोकेमिकल्स का यूज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। ये है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फिर इरिगेशन का भी विशेष व्यवस्था है इसमें। इरिगेशन मशीनों के द्वारा किया जाता है, पंप सेट के द्वारा किया जाता है, ट्यूबवेल्स के द्वारा किया जाता है। इसमें अलग से हम इसमें ईंधन का यूज करते हैं, डीजल का यूज करते हैं, पेट्रोल का यूज करते हैं उसके लिए, इरिगेशन के लिए। तो सारी चीजें इसमें आती हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगता है इसमें, तब जाके ये खेती की जा सकती है। और इसमें एक और दूसरा जो पॉइंट है वो है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। यानी जो इनहेरिटेंस यानी जो पितृ संपत्ति है। यानी जैसे हम आपको एग्जांपल बता दे रहे हैं कि अगर एक पिता के अगर 2 बेटे हैं और एक पिता के पास अगर 1 एकड़ खेत है, यानी 25 कट्ठे खेत हैं, तो उस 25 कट्ठा जो खेत है वो 2 भाइयों में बढ़ जाएगा।
यानी एक पिता के अगर 2 बेटे हैं तो वो जमीन, अगर एक बाप के पास 25 एकड़ खेत होता था पहले, आज वो 12.5 एकड़ खेत हो जाए, बढ़ जाएगा। वो एक बच्चे को, एक बेटे को 12.5 एकड़ खेत मिलेगा, यानी वो खेत बढ़ गया। और उस खेत बढ़ने की वजह से चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है, खेत तो कम हो रहा है, खेत का, फील्ड्स का, लैंड्स का कम होना और जनसंख्या का बढ़ना, क्योंकि राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, पिता के जो जमीनें हैं वो बटला है, तो उस बंटवारा की वजह से जमीन, जो लैंड है वो कम होता जा रहा है, वो स्मॉल पैच बनते जा रहे हैं, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो उस जनसंख्या बढ़ना और जमीनों का कम होना, ये बात मायने रखती है कि इस पर जो जमीनें हैं उस पर हाई प्रेशर है जनसंख्या का, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनाज उगाने के लिए सोचते हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या को खिलाना है। तो इसकी वजह से राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से भी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रभावित होता है। आपको समझ में आ गया होगा। उसके जो दूसरा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, वह है कॉमर्शियल फार्मिंग। अब इस टॉपिक से ही लग रहा है कि कॉमर्शियल फार्मिंग है, ये व्यावसायिक फार्मिंग है, इसमें जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से व्यवसाय करना ही है, यानी व्यवसाय करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है इस फार्मिंग का। इसमें भी हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स का यूज किया जाता है। आधुनिक समय में जो भी चीजें हैं, जो भी फार्मिंग के लिए जो चीजें यूजेबल है, वो सारी चीजें यूज की जाती हैं। जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया, जो आधुनिक समय में फर्टिलाइजर्स आ रही है, इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, कीड़े मारने की दवाई हो गई, जो डिलीवरी पाइप्स आ रही है, जिससे हम लोग इरिगेशन करते हैं। तो सारी चीजें जो मॉडर्न चीज में है, ट्रैक्टर का यूज प्लाव करने के लिए किया जाता है, हार्वेस्टिंग के लिए जो कंबाइन मशीनें, तमाम तरह की मशीनें आई हुई हैं, उनका यूज किया जाता है। तो उस सबके लिए पैसे लगते हैं, और उस सब पे पैसे खर्च करके तब हम जाके उस खेती को करते हैं, तब जाके हम कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। उसके बाद से इसमें हाई एल्डिंग वैरायटीज HYV सीड्स का यूज किया जाता है। हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स, जो नए नए सीड्स का खोज हो रहा है, उन सब बीज का यूज करके हम लोग खेती करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, और सबका उद्देश्य होता है कि इससे हम कॉमर्स में लगाएं, व्यवसाय में लगाएं, इससे हम बेचकर पैसा कमाएं। आपको समझ में आ रहा होगा कि इन सबका उद्देश्य, उसके पीछे उद्देश्य है कि हम जो भी अनाज उगा रहे हैं, इस खेती में जो भी खेती हो रहा है, जो भी फार्मिंग हो रहा है, उसका उद्देश्य है कि इससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ताकि उसके बाजार में बेचकर उससे पैसे कमाए जा सके, उसका व्यवसाय में लगाया जा सके। लेकिन इसमें एक और बात है कि ये जो कमर्शियल फार्मिंग है, वो हर जगह कमर्शियल फार्मिंग नहीं है। एग्जाम्पल में जैसे है कि जो कमर्शियल पंजाब और हरियाणा में चावल अगर उत्पादन होता है तो वो कमर्शियल फार्मिंग के रूप में होता है, क्योंकि पंजाब में इसका चावल का उत्पादन बेचने के लिए होता है। लेकिन वहीं पर उड़ीसा में जो चावल का उत्पादन होता है, राइस का जो होता है, वो सबसिस्टेंस फार्मिंग के रूप में होता है। लोग अपने सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए चावल का उत्पादन करते हैं उड़ीसा में। फिर अब इसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लांटेशन। प्लांटेशन भी कमर्शियल फार्मिंग है, क्योंकि प्लांटेशन के पीछे भी किसानों का उद्देश्य कॉमर्स से जुड़ा हुआ है, उसको भी बेच के लोग क्या पैसे कमाते हैं। तो प्लांटेशन भी एक कमर्शियल फार्मिंग है, और इस फार्मिंग में एक सिंगल क्रॉप बहुत बड़े लैंड पे उगाया जाता है, यानी बहुत बड़े जमीन पर एक सिंगल क्रॉप उगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों को सपोर्ट करता है। एग्रीकल्चर से हम ये इन चीज़ों को उगाते हैं, और उसके बाद से वो इंडस्ट्रीज को भेजे जाते हैं, यानी 2 फायदे हैं इसमें, इंडस्ट्रीज को भी भेजे जाते हैं। ये बहुत बड़े जमीन पे होता है, ये कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग है, यानी इसमें हम पहले पैसे लगाते हैं तब जाके पैसा कमाते हैं। सबसे पहले इसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके हम इसमें पैसा कमाते हैं। इसमें जो लेबरर्स हैं वो माइग्रेंट्स लेबरर्स होते हैं, वो ऐसा नहीं कि घर के लेबर होंगे या अगल बगल के लेबर होंगे, वो बाहर से आए हुए लेबर होते हैं जो उसमें काम करते हैं और उससे पैसे कमाए जाते हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल्स, ये इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स का भी काम करता है। इसमें जो हम प्लांटेशन में जो चीजें उगाया जाता है वो लगभग चीजें रॉ मटेरियल्स का काम करता है इंडस्ट्रीज के लिए। फिर इसमें कुछ एग्जाम्पल के रूप में कुछ प्रोडक्शन का नाम इसमें दिया गया है, जैसे टी, कॉफी, रबड़, शुगर केन, बनाना। ये जो चीजें हैं जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, टी, कॉफी, रबड़, शुगर केन या बनाना, ये सारी चीजें प्लांटेशन में आती हैं।
अब प्लांटेशन में इसका उपयोग हम जानते हैं कि इसका उपयोग हम कैश क्रॉप के रूप में करते हैं। इसे हम बेचकर जो भी जहाँ भी होता है जो फार्मर इसे करते हैं उसका उद्देश्य उसे बेचकर पैसे कमाना होता है। अब टी के बारे में जानते हैं आप, टी में जो काम करने वाले लेबर है वो माइग्रेंट होते हैं, वो बाहर से आए हुए लेबर काम करते हैं। उसमें सबसे पहले पैसे लगाए जाते हैं, पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, तब जाके वो पैसा उसमें से प्रोड्यूसर को पैसा मिलता है। तो इस तरह का प्लांटेशन हो गया। इसका जो प्रोडक्शन है वो स्पेशल मार्केट के लिए होता है और इसके लिए वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत होती है। ये बहुत से चीज़ों को सपोर्ट करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, लेबरों को सपोर्ट करता है, इसमें और भी चीज़ों को, कंपनियों को सपोर्ट करता है ये। तो इस तरह से हमने देखा कि एग्रीकल्चर, इस वीडियो में हमने एग्रीकल्चर, इसके से संबंधित इसके टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में, तमाम तरह के टाइप्स हैं इसके बारे में हमने जाना। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, इसके और भी पार्ट्स हैं जो अलग वीडियो, दूसरे वीडियो में आपको मिलेंगे। आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।